गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा मैंने जो वीडियो लेक्चर जो है शेयर किया था 20 मिनट का, उसको आपने देख लिया है? जो मैंने एक वीडियो लेक्चर 20 मिनट का शेयर किया था, उसको देख लिया है? दो रिएक्शन उसमें डिस्कस हुई हैं, टिश्चेंको रिएक्शन एंड बेंजोइन कंडेंसेशन। अगर नहीं देखा है तो उसको कंप्लीट कर लेना बेटा, ठीक है? क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन में मैंने सिर्फ कैनिजारो रिएक्शन को लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दो और एग्जाम्पल थे, तो उन दोनों एग्जाम्पल को उस वीडियो लेक्चर में मैंने शेयर किया है। तो अब मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। आप बुकलेट भी सामने रखो और एनसीईआरटी भी सामने रखो। बुकलेट और एनसीईआरटी दोनों होनी चाहिए। एनसीईआरटी में केमिकल प्रॉपर्टीज जो कार्बोनिल कंपाउंड की है, उसमें सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को डिस्कस किया गया है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो पूरी मैकेनिज्म से रिलेटेड डिटेल है वो मैं आपको एल्कीन में बता चुका हूं। ठीक है, तो मैं सीधे इसके जो एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के, उन एग्जांपल्स को डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल आप देखोगे एनसीईआरटी में गिवन है, बोल रहा है कि वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन प्रोपेनॉल? एक्सप्लेन योर आंसर। तो आपको पता होना चाहिए कि बेंजल्डिहाइड एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है और प्रोपेनॉल एलिफैटिक एल्डिहाइड है। मैंने बताया था कि एलिफैटिक कार्बोनिल कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड। एलिफैटिक कार्बोनिल कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड। तो इस हिसाब से बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए। तो इन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आपको भी ये एक्सप्लेनेशन पता है। तो यहाँ पे बोला द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ बेंजल्डिहाइड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनॉल। The polarity of the carbonyl group is reduced in benzaldehyde due to resonance as shown below and hence it is less reactive than propanol। तो यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू कार्बन पे डेवलप होगा, वो पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग में डिस्पर्स हो जाता है। तो उस पॉजिटिव चार्ज के डिस्पर्सल की वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो उसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। तो बेंजल्डिहाइड लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है एलिफैटिक एल्डिहाइड के कंपेयर में, इसलिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल ज्यादा इफेक्टिवली अटैक करेगा एलिफैटिक एल्डिहाइड के ऊपर। और यही बात कीटोन के केस में भी ऑब्जर्व होगी। एलिफैटिक कीटोन आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ एरोमेटिक कीटोन। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करते हैं तो उसमें दो टाइप की रिएक्शन आती है, एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आती है और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन आती है, जिसमें आप देखोगे अमोनिया डेरिवेटिव के साथ जो रिएक्शंस ऑब्जर्व होती हैं, वो रिएक्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो अमोनिया डेरिवेटिव के साथ जब हम कार्बोनिल कंपाउंड को रिएक्ट कराते हैं तो उस प्रोसेस में
इमीन का फॉर्मेशन होता है, ये ऑक्सीन का फॉर्मेशन होता है, हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होता है, फिनाइल हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होता है, सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्कूल एग्जाम में भी पूछी जाती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे देखो, पहली रिएक्शन बता रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो बोल रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन साइनाइड टू यील्ड साइनोहाइड्रिन। Therefore, it is catalyzed by a base, and the generated cyanide ion, being a stronger nucleophile, readily adds to carbonyl compound to yield corresponding cyanohydrin. तो क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बोनिल कंपाउंड को रिएक्ट कराया जा रहा है HCN के साथ, कार्बोनिल कंपाउंड को HCN के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, और HCN के बारे में आपको पता है कि ये वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे इसको कैटेलाइज करने की जरूरत पड़ेगी प्रोसेस को। तो इसको कैटेलाइज करने के लिए हम बेस कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है, बेस कैटलिस्ट को हम यूज करते हैं। या यहाँ पे एक और चीज हो सकती है कि हम यहाँ पे यूज कर लें इसी साइनाइड का सॉल्ट, ठीक है, साइनाइड का सॉल्ट ले लें और उसके साथ एसिड यूज कर ले, ये भी पॉसिबल है। जो साइनाइड हमने कंसीडर किया है उसका सॉल्ट ले लें और साथ में कोई एसिड यूज कर ले, तो उस तरीके से भी रिएक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है साइनोहाइड्रिन, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ऑब्वियसली सबसे पहले यहाँ पे साइनाइड आयन जनरेट होगा अगर बेस कैटलिस्ट को यूज करोगे। साइनाइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को परफॉर्म करेगा। फिर वो जो O नेगेटिव बना है वो O नेगेटिव वाटर से H पॉजिटिव लेकर के OH नेगेटिव को रीजनरेट करेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा। सिंपल मैकेनिज्म है, कोई बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब देखो जरा दूसरी रिएक्शन क्या है, बोल रहा है कि एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड आप बोल सकते हो। तो बोला जा रहा है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एड्स टू एल्डिहाइड एंड कीटोन टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। The position of the equilibrium lies largely to the right hand side for most aldehydes and to left for most ketones due to steric region. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि एल्डिहाइड के केस में तो इक्विलिब्रियम राइट साइड को शिफ्ट होता है, मतलब जो एडक्ट बन रहा है उसकी यील्ड अच्छी होगी, लेकिन कीटोन के केस में इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड को होगा, यील्ड पुअर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पीछे स्टेरिक हिंड्रेंस को रिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं। कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, इसलिए एल्डिहाइड के केस में जो एडक्ट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, कीटोन के केस में वो कम स्टेबल बनेगा। The position of the equilibrium lies largely to the right hand side for most aldehydes and to the left for most ketones due to steric regions. The hydrogen sulfide addition compound is water soluble. ये जो एडक्ट बनता है ये वाटर सॉल्युबल है and can be converted back to the original carbonyl compound by treating it with dilute mineral acid or alkali. मतलब वो एडक्ट एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम दोनों में ही अनस्टेबल है। Therefore, these are useful for separation and purification of aldehydes. इसलिए इस एडक्ट का फॉर्मेशन को हम यूज करते हैं एल्डिहाइड के सेपरेशन और प्योरिफिकेशन के लिए। जैसे अगर कार्बोनिल कंपाउंड का मिक्सचर है, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रेजेंट है, तो पहले हमने उसको सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट कराया, तो मैक्सिमम चांस है कि सिर्फ एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा, कीटोन रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कीटोन का जो एडक्ट है वो लेस स्टेबल होता है। तो एल्डिहाइड एडक्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा और फिर उसके बाद उस वहां से एल्डिहाइड को सेपरेट कर लेंगे। वो जो एडक्ट है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने अलग कर लिया,
और फिर उसके बाद उसको हमने एसिड या एल्कैली में डिसॉल्व कर लिया, तो वो वापस कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब जरा देखो यहां पे रिएक्शन कैसे हो रही है। बोल रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड को हमने कंसिडर किया, कार्बोनिल कंपाउंड को NaHSO3 के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहां पे एडक्ट फॉर्मेशन होता है। इसको आप मैकेनिज्म के बेसिस पे देखोगे तो बेटर समझ में आएगा। देखो सल्फ्यूरस एसिड का ये सॉल्ट है, तो सल्फ्यूरस एसिड ये होता है, ये सल्फ्यूरस एसिड है, इसका सॉल्ट कंसीडर किया, मतलब यहां पे Na पॉजिटिव है। अब इसको हम कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा। अब देखो जब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो फॉर्म होगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, O SO2 H। ये बन गया। अब देखो ये O नेगेटिव जो है वो बेसिक फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये इंट्रामोलिक्यूलरली क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा। तो ये हाइड्रोजन यहां से माइग्रेट करके यहां पे आ जाएगा, तो COH बन गया, O SO2 Na पॉजिटिव, ये बन जाएगा फाइनली। तो ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, व्हाइट क्रिस्टलाइन एडक्ट, अनस्टेबल होता है इन एसिडिक एंड एल्कलाइन मीडियम बोथ। एसिडिक मीडियम में भी अनस्टेबल है और एल्कलाइन मीडियम में भी अनस्टेबल है, अनस्टेबल इन एसिडिक एंड एल्कलाइन मीडियम बोथ। अच्छा एक चीज और यहाँ पे बता दूं आपको कि एल्डिहाइड में तो लगभग सारे एल्डिहाइड इस एडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन में सिर्फ मिथाइल कीटोन, एसीटोन और मिथाइल कीटोन ही इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। बाकी जो कीटोन्स है वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसका फॉर्मेशन, एडक्ट फॉर्मेशन नहीं कर पाते। वो भी मिथाइल कीटोन के केस में भी यील्ड रिलेटिवली पुअर होती है। फिर उसके बाद एडिशन ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट है, तो आप ग्रिग्नॉट रिएजेंट का एडिशन में क्या बताना, अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड को ग्रिग्नॉट रिएजेंट से रिएक्ट करा रहे हो फिर एसिडिफिकेशन कराओगे तो एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, पहले रिएक्शन डिस्कस हो चुकी है। RMgX लिया, इसको कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट कराया, तो यहां पे बन जाएगा RCOMgX, और फिर उसके बाद करा रहे हैं, मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं,
तो हाइड्रोलिसिस के थ्रू यहाँ पे अल्कोहल बन जाता है। एडिशन ऑफ अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पीछे इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। अल्कोहल के अंदर देखो, अल्कोहल का एडिशन अगर कर रहे हैं तो क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल के साथ ड्राई HCl और पीटीएस यानी कि पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल के साथ ड्राई HCl और पीटीएस की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं। तो पहले फॉर्म होता है हेमी एसिटल, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल और हेमी कीटल। वो डिपेंड करेगा कि कीटोन यहां पे हमने यूज किया है या एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड यूज किया है तो हेमी एसिटल बोलेंगे, कीटोन अगर यूज किया है तो हेमी कीटल बोलेंगे। ठीक है, तो हेमी कीटल या हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होगा जो कि अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल इन एसिडिक एंड एल्कलाइन मीडियम बोथ। ठीक है, ये एसिडिक मीडियम में भी अनस्टेबल होता है और एल्कलाइन मीडियम में भी अनस्टेबल होता है। तो क्या होगा, जैसे ही मीडियम को आप एसिडिक या एल्कलाइन बनाओगे, ये वापस इसी कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप बोल सकते हो कि ये स्टेप रिवर्सिबल है अगर आप एसिड या बेस को यूज करते हो। अब देखो, इसके बाद क्या होता है, जब हम इसको फर्दर ट्रीट करते हैं अल्कोहल के साथ ड्राई HCl और पीटीएस की प्रेजेंस में, ड्राई HCl और पीटीएस की प्रेजेंस में, तब क्या होता है, वाटर यहां पे रिमूव, एक कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, वाटर यहां पे रिमूव होगा और ये कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको बोलते हैं एसिटल और कीटल। एसिटल और कीटल बोलते हैं, जो कि स्टेबल होता है इन एल्कलाइन मीडियम, स्टेबल इन एल्कलाइन मीडियम बट अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम। तो इसकी ये जो एसिडल की कैरेक्टरिस्टिक आप देख रहे हो कि ये एल्कलाइन मीडियम में स्टेबल है बट एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल है। तो इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक को यूज किया जाता है कार्बोनिल ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए इन एल्कलाइन मीडियम। अगर हमें एल्कलाइन मीडियम में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देना है या कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करके रखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप को एसिटल में कन्वर्ट कर देंगे या कीटल में कन्वर्ट कर देंगे। एसिटल या कीटल में कन्वर्ट करने के बाद फिर वो जो बेसिक रिएजेंट है उसका अटैक कराएंगे। तो जब बेसिक रिएजेंट का अटैक कराएंगे तो वो इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा क्योंकि ये स्टेबल होता है बेसिक मीडियम। और फिर क्या होगा, वो रिएजेंट किसी और फंक्शनल ग्रुप पे जहां वो अटैक करना चाहता है वहां पे वो अटैक करके रिएक्शन मतलब जो उसको सर्टेन टाइप के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। और फिर हम कार्बोनिल ग्रुप को वापस लाना चाहते हैं
तो मीडियम को एसिडिक बना देंगे, और जैसे ही मीडियम एसिडिक होगा ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप। तो इसलिए एसिडल या कीटल फॉर्मेशन को यूज किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। आप इस बात को नोट कर लो, लिखो, फॉर्मेशन ऑफ एसिडल और कीटल, formation of acetal or ketal is used, formation of acetal or ketal is used for the protection of carbonyl functional group, for the protection of carbonyl functional group in for the protection of carbonyl functional group in alkaline medium, in alkaline medium। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, इस कंपाउंड को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इसमें। तो आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को तो एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया गया, बट जो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे रिएक्टेंट में, वो कीटोनिक ग्रुप प्रोडक्ट के अंदर भी प्रेजेंट है। मतलब कीटोनिक ग्रुप को बिना अफेक्ट किए हुए कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमें रिड्यूस करके एल्कोहल बनाना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज करते हो तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कीटोन का रिडक्शन ज्यादा इजिली कराता है इन कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट पहले इसको रिड्यूस करना था, क्योंकि ये रिडक्शन के टुवर्ड्स ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा इजिली रिड्यूस होने वाला फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिडक्शन डिफिकल्ट होता है रिलेटिवली। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट, जो फंक्शनल ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव है, आप उसको तो प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, और जो फंक्शनल ग्रुप कम रिएक्टिव है आप उसका रिडक्शन कराना चाहते हो। यही यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे एसिटल फॉर्मेशन को कंसीडर करना होगा। तो कैसे करेंगे एसिटल फॉर्मेशन? देखो, सबसे पहले हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल से इस कंपाउंड को इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ पीटीएस या ड्राई एचसीएल की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया। तो जब हम इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ पीटीएस या ड्राई एचसीएल की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप उसके साथ रिएक्ट करता है। तो रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे एक साइक्लिक एसिटल फॉर्म हो जाएगा, साइक्लिक कीटल फॉर्म हो जाएगा। इसको एसिटल नहीं बोलेंगे, कीटल बोलेंगे। तो ये बन गया, ये साइक्लिक कीटल। अब ये जो साइक्लिक कीटल बना है ये स्टेबल है इन एल्कलाइन मीडियम। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं, LiAlH4 के साथ ट्रीट करते हैं। LiAlH4 एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है बट स्ट्रॉन्ग बेस है। तो क्योंकि ये बेस है इस वजह से ये इसको कीटल को, साइक्लिक कीटल को अफेक्ट नहीं करता। इसका अटैक सिर्फ इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे होगा, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस करके इसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये लिथियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमें एसिडिफिकेशन कराना होगा। तो हम इसको H2O और H पॉजिटिव के साथ ट्रीट करेंगे। जैसे ही हमने मीडियम को एसिडिक बनाया
तो ये O नेगेटिव Li पॉजिटिव OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो साइक्लिक कीटल है ये तुरंत कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन को परफॉर्म, ठीक है, इस कन्वर्जन को जो कि डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है उसको हम इनडायरेक्टली इस तरीके से परफॉर्म कर सकते। तो ये बात समझ में आ गई आपको? एसिटल या कीटल फॉर्मेशन के क्या एडवांटेज हैं, ये क्लियर हुआ? तो बाकी लोगों को नहीं समझ में आया कि क्लियर हुआ है या अनक्लियर है? अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन जो एनसीईआरटी में गिवन है वो है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में गिवन है न्यूक्लियोफाइल सच एज अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव NH2Z add to the carbonyl group of aldehyde and ketones. The reaction is reversible and catalyzed by acid. The equilibrium favors the product formation due to rapid dehydration of the intermediate to form ऐसा कंपाउंड C डबल बॉन्ड NZ का फॉर्मेशन हो जाता है और इस कंपाउंड के को आपने देखा है कि ये सिन एंटी आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करता है जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ही एक फॉर्म है। अब यहाँ पे देखो पूरी टेबल बनी हुई है, इसमें क्या कर रहे हैं वो Z ग्रुप को बदलते जा रहे हैं। अगर Z NH2Z में Z अगर हाइड्रोजन है तो रिएजेंट हो गया अमोनिया और ये कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करके C डबल बॉन्ड NH बनाता है जिसको इमीन बोलते हैं। इसी तरीके से अगर Z ग्रुप एल्काइल ग्रुप है तो उसको प्राइमरी अमाइन बोलेंगे और तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा C डबल बॉन्ड NR, इसको सब्स्टिट्यूटेड इमीन या शिफ्ट बेस बोलते हैं। सब्स्टिट्यूटेड इमीन और शिफ्ट बेस। इसी तरीके से बोल रहे हैं कि अगर Z ग्रुप OH है तो रिएजेंट हो गया हाइड्रोक्सिल अमाइन, तब प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड NOH और तब हम इसको बोलेंगे ऑक्सीन। इसी तरीके से अगर Z ग्रुप NH2 है तो रिएजेंट को हाइड्रोजीन बोलते हैं और तब प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड NNH2 और इसको हाइड्रोजोन और ओसाजोन बोलते हैं। इसी तरीके से अगर Z ग्रुप NH(C6H5) है तो रिएजेंट को फिनाइल हाइड्रोजीन बोलेंगे और प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड NNH(C6H5), इसको बोलेंगे फिनाइल हाइड्रोजोन और फिनाइल ओसाजोन। इसी तरीके से अगर Z है NH(C6H5) NHC6H3 NO2 ट्वाइस, तो इसको बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4-DNP बोलते हैं। 2,4-DNP एब्रिविएशन यूज होता है और ये ब्रेडीज रिएजेंट बोला जाता है। इसको बोलते हैं ब्रेडीज रिएजेंट, BRADYS, ब्रेडीज रिएजेंट। और ये ब्रेडीज रिएजेंट कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के लिए एक कंफर्मेटरी टेस्ट प्रोवाइड करता है। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड 2,4-DNP यानी कि ब्रेडीज रिएजेंट के साथ कलर्ड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा है, वो कलर कई सारे डिफरेंट कलर प्रोड्यूस होते हैं, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर ब्रेडीज रिएजेंट के साथ कलर्ड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा है तो कंफर्म है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। तो ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने का कंफर्मेटरी टेस्ट। This is the confirmatory test for the detection of carbonyl compound.
यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है इसके बारे में, 2,4-DNP डेरिवेटिव्स आर येलो, ऑरेंज और रेड सॉलिड यूजफुल फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने का, कंफर्मेटरी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को कंफर्म करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? 2,4-DNP टेस्ट, जिसको हम 2,4-DNP को ब्रेडीज रिएजेंट भी बोलते हैं। इसी तरीके से आप देखो, अगर ZNH-CONH2 है तो रिएजेंट है सेमी कार्बाजाइड, और तब जो प्रोडक्ट बनता है वो है C डबल बॉन्ड NNH-CONH2, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही हैं। तो यहाँ पे हम कार्बोनिल कंपाउंड को कंसीडर कर रहे हैं। कार्बोनिल कंपाउंड को अमोनिया डेरिवेटिव की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया गया। ठीक है, रिएक्शन बेस्ट प्रोसीड करती है इन पीएच रेंज 4 to 6। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये रिएक्शन बेस्ट प्रोसीड करती है इन द पीएच रेंज ऑफ 4 to 6। ये ऑप्टिमाइज रेंज ऑफ पीएच है इस रिएक्शन के लिए, जब प्रोडक्ट की यील्ड सबसे इफेक्टिव होती है। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। सबसे पहले ये जो रिएजेंट हमने कंसीडर किया है अमोनिया डेरिवेटिव, ये स्लाइटली एसिडिक मीडियम में ये इस पे अटैक करके पहले एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। सबसे पहले ऐसा एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, ये एडिशन प्रोडक्ट बनता है, और ये जो एडक्ट फॉर्म हुआ है ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों है, जरा इसकी वजह समझो। ये अनस्टेबल इसलिए क्योंकि एक ही कार्बन पे आप देख रहे हो OH NH प्रेजेंट। एक कार्बन पे अगर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, एक कार्बन पे अगर एक OH और एक NH2 प्रेजेंट है, एक कार्बन पे अगर 2 NH2 प्रेजेंट है, तो ऐसा जो इंटरमीडिएट होगा या ऐसा जो कंपाउंड होगा वो अनस्टेबल होता है। तो ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। अगर हम इसको थोड़ा भी हीट करते हैं तो हीट करने पे ये डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होकर के ये फॉर्म करता है इस कंडेंसेशन प्रोडक्ट का। ये रिएक्शन भी कंडेंसेशन रिएक्शन, पहले एडिशन हुआ फिर एलिमिनेशन हुआ, तो ओवरऑल ये कंडेंसेशन रिएक्शन। अब आप इसमें बस ये जेड ग्रुप को बदलते जाओ तो ये कंपाउंड फॉर्म होते जाते हैं। ठीक है, अगर जेड जो है हाइड्रोजन है तो इमीन बन जाएगा, अगर जेड एल्काइल ग्रुप है तो ये सब्स्टिट्यूटेड इमीन या सिक्स बेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर जेड OH ग्रुप है तो ऑक्सीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर जेड NH2 है तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर जेड NH3CH5 है तो फिनाइल हाइड्रोजन बन जाएगा। और अगर जेड ग्रुप, यहाँ पे अगर हम इसको कंसीडर करते हैं किस कंपाउंड को, NH2 NH C6H3 NO2 ट्वाइस, अगर हमने इसको कंसीडर किया तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा C डबल बॉन्ड N NH
C6H3 NO2 ट्वाइस। तो इसको हम बोलते हैं 2,4-DNP या इसी को बोलते हैं ब्रेडीज रिएजेंट। और ये जो कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है ये कलर्ड प्रेसिपिटेट होता है, कलर्ड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, येलो, ऑरेंज और रेड। येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट और ऑरेंज कलर्ड प्रेसिपिटेट और रेड कलर्ड प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं 2,4-DNP टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है कार्बोनिल कंपाउंड। अच्छा, एक बात यहाँ पे और समझ लो बेटा कि ये रिएक्शन इसी पीएच रेंज में बेस्ट क्यों प्रोसीड करती है। अगर मान लो पीएच आप इससे कम कर देते हो, यानी कि मीडियम को सफिशिएंटली एसिडिक बना देते हो, अभी तो स्लाइटली एसिडिक है, अगर मीडियम को आप सफिशिएंटली एसिडिक बना देते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस NH2Z का प्रोटोनेशन होने लगेगा। और अगर NH2Z का प्रोटोनेशन होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह अब वो बिहेव नहीं कर पाएगा प्रोटोनेशन के बाद, क्योंकि प्रोटोनेशन के लिए नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन जो ऑर्बिटल आपका लोन पेयर को यूज करेगा, तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन बहुत तेजी से डिक्रीज करता है और रिएक्शन स्लो हो जाती है। ठीक है, और अगर एक बात और समझ लो, अगर जो है मीडियम वो स्ट्रांगली बेसिक है या अगर मीडियम बेसिक रेंज में है तो ऐसी सिचुएशन में सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये pH 4 to 6 यानी कि स्लाइटली एसिडिक मीडियम रखने का पर्पज क्या है? पर्पज ये है कि जो H पॉजिटिव वहां सोल्यूशन में है, उस H पॉजिटिव से इसका प्रोटोनेशन हो जाए और प्रोटोनेशन से ये इस इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर ले, प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, इसलिए ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो इस पे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी आसानी से अटैक कर पाएगा, यानी कि इसकी एज ए सबस्ट्रेट रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्लाइटली एसिडिक मीडियम को यूज करें। अगर आप स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम रखना चाहोगे तब फिर प्रॉब्लम क्या आने लगती है, न्यूक्लियोफाइल का प्रोटोनेशन होने लगता है और इससे न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है और रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। इसलिए ये ऑप्टिमाइज रेंज ऑफ पीएच है इस रिएक्शन के लिए, जिसमें रिएक्शन बेस्ट मैनर में प्रोसीड करती है। pH 4 to 6 is optimized range of pH for this reaction. नेक्स्ट रिएक्शन देखो, एनसीईआरटी में गिवन है रिडक्शन टू एल्कोहल। अब ये तो आपको पता ही है कि एल्डिहाइड और कीटोन को अगर रिड्यूस किया जाए NaBH4 या LiAlH4 के साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी करा सकते हो, मतलब निकेल और हाइड्रोजन, पैलेडियम और हाइड्रोजन, प्लेटिनम और हाइड्रोजन को भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपको इसको हाइड्रोकार्बन में सीधे कन्वर्ट करना है तो क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ-किस्लर रिडक्शन को यूज कर सकते हो, जिसको मैंने एल्केन में बताया। क्लेमेंसन रिडक्शन जिंक अमलगम और HCl के साथ, वोल्फ-किस्लर रिडक्शन हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया, उसके बाद मेटल एल्कोऑक्साइड के साथ या एल्कोहलिक क्यूएच के साथ ट्रीट किया, तो इससे कार्बोनिल ग्रुप सीधे मिथाइलिन ग्रुप यानी कि एल्केन में कन्वर्ट हो जाए। बाकी आप HI और रेड फास्फोरस को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने ऑक्सीडेशन को डिस्कस किया है, तो मैं ऑक्सीडेशन को
अभी आपको बताता हूं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद फिर इन्होंने वो कंडेंसेशन रिएक्शन को डिस्कस किया है, एल्डोल कंडेंसेशन को डिस्कस किया है, फिर कैनिजारो रिएक्शन को डिस्कस किया है। तो बस यहाँ पे इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन को फिनिश कर दिया है। तो मैं फटाफट पहले बुकलेट से जो रिएक्शंस है, कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस है, उनको समराइज कर देता हूँ और फिर आते हैं ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बुकलेट में आप देखोगे पेज नंबर 12 पे, ठीक है, पेज नंबर 12 पे केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली रिएक्शन तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड दी हुई है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन। दूसरी रिएक्शन है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, जिसमें वो क्रिस्टलाइन एडक्ट बन रहा था। तीसरी रिएक्शन है एडिशन ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट सीक्वेंस, वही एनसीईआरटी वाला ही है, एल्कोहल बन जाता है। चौथी रिएक्शन एडिशन ऑफ एल्कोहल है, जिसमें आप देख रहे हो कि हेमी एसिटल और एसिटल या हेमी कीटल और कीटल का फॉर्मेशन होता है। पांचवी रिएक्शन है एडिशन ऑफ टर्मिनल एल्काइन, ये भी बताया हुआ है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो टर्मिनल एल्काइन को सबसे पहले तो सोडामाइड या सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट करके इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, सोडियम एल्काइनाइड, ये बन जाता है। अब इसके बाद ये एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है। इसके बाद इसका एसिडिफिकेशन करा दिया। एसिडिफिकेशन कराने पे यहाँ भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, जैसे नॉट रिएजेंट के केस में हुआ है। अब आप देखो आगे गिवन है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन में रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव को कंसीडर कर रहे हैं। तो अभी सारी रिएक्शन अभी डिस्कस हुई है। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिलामाइन, तो यहाँ पे ऑक्सीन बन जाएगा। रिडक्शन विथ हाइड्रोजीन, तो हाइड्रोजोन बन जाएगा। रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजीन, तो फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएगा। रिएक्शन विथ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन 2,4-DNP यानी कि ब्रेडिस रिएजेंट, तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है कार्बोनिल ग्रुप का। रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड, तो सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन विथ प्राइमरी अमाइन, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड इमीन या शिफ्ट बेस का फॉर्मेशन होता है। अब और आगे देखो रिएक्शन विथ एल्कैलीज, तो एल्कैलीज में डाइल्यूट एल्कैली के साथ अगर आप ट्रीट करोगे तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा, ठीक है। और रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड एल्कैली को अगर आप कंसीडर करोगे तो कैनिजारो रिएक्शन। अब ये सारी बात आपको पता है, तो इसमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखो गिवन है पेज नंबर 16 पे रिएक्शन विथ एल्युमिनियम इथॉक्साइड टिस्चेंको रिएक्शन, जिसका वीडियो शेयर किया हुआ है मैंने। उसके बाद बेंजोइन कंडेंसेशन है, ये भी उसी में डिस्कस हुआ है, ठीक है। टिस्चेंको रिएक्शन और बेंजोइन कंडेंसेशन, ये दोनों को हमने उस वीडियो में लेक्चर में शेयर किया है। फिर गिवन है यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अभी मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रोक करके बाकी जो इंफॉर्मेशन डिस्कस हो चुकी है पहले उनको समराइज करता हूँ, फिर ऑक्सीडेशन को बताऊंगा। तो आप जरा देखो रिएक्शन नंबर एच, रिएक्शन नंबर एच में बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को डिस्कस किया था रीअरेंजमेंट रिएक्शन के साथ, कार्बन टू ऑक्सीजन रीअरेंजमेंट का
के अंदर इसको डिस्कस किया हुआ है। इसमें कीटोन जो है वो एस्टर में कन्वर्ट पर ऑक्सी एसिड से रिएक्ट करता है। ये ऑक्सीडेशन बाय सेलेनियम डाइऑक्साइड, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बताया था कि अगर मोनोकार्बोनिल कंपाउंड है तो उसको सेलेनियम डाइऑक्साइड से आप ट्रीट करोगे तो वो डाइकार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही रिएक्शन यहाँ पे की। फिर ये पार्शियल रिडक्शन की बात कर रहे हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अगर आप कार्बोनिल ग्रुप को ट्रीट करोगे तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद क्लेमेंसन रिडक्शन है, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप कीटोन ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। वोल्फ-किस्नर रिडक्शन में भी कार्बोनिल ग्रुप एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। HI और रेड फास्फोरस को अगर आप कंसीडर करोगे तो कार्बोनिल ग्रुप एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये दूसरे फंक्शनल ग्रुप को भी रिड्यूस करके एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। फिर MPV रिडक्शन, इसी का उल्टा रिएक्शन को ओपन ऑर्डर ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी डिस्कस हो चुकी है रिएक्शन। इसमें जो कीटोन है वो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बन। फिर उसके बाद देखो रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये मैंने आपको एल्काइल हैलाइड में बताया था कि कार्बोनिल ग्रुप को अगर आप PCl5 के साथ ट्रीट करोगे तो वो जेम डाइक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है प्लस POCl। रिएक्शन विद शिफ्ट रिएजेंट, तो ये शिफ्ट रिएजेंट के साथ एक एल्डिहाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट ऑब्जर्व होता है। सारे एनालिटिकल टेस्ट अभी मैं आपको एक साथ बताता हूं। ऐसे ही हैलोजिनेशन रिएक्शन है कि अगर आप ये एसिटल्डिहाइड को क्लोरीन के साथ NaOH की प्रेजेंस में ट्रीट करोगे तो जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन 1 by 1 वो रिप्लेस होता जाएगा विद क्लोरीन या दूसरे हैलोजन के साथ। तो पहले मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, फिर डाइक्लोरो डेरिवेटिव, फिर ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस स्टेप होता है। हाइड्रोलिसिस स्टेप के बाद क्लोरोफॉर्म बनता है। रिएक्शन विथ अमोनिया, अगर अमोनिया के साथ हम फॉर्मल्डिहाइड को ट्रीट करते हैं तो एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाता है यूरोट्रोपिन, जिसको आपने सोमलेट रिएक्शन में यूज किया था। यूरोट्रोपिन को सोमलेट रिएक्शन में यूज किया था। बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन का एक मेथड है सोमलेट रिएक्शन। यूरोट्रोपिन के बारे में बोल रहे हैं कि यूरोट्रोपिन इज यूज्ड एज यूरिनरी एंटीसेप्टिक, यानी कि इसका मेडिसिनल एप्लीकेशन है। फिर रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म गिवन है, ये रिएक्शन भी मैंने डिस्कस किया था क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी में। अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड को क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करोगे, एसीटोन के साथ ट्रीट करोगे, ये एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म को ट्रीट करोगे तो वहां पे क्लोरीटोन का फॉर्मेशन होता है जो कि हिप्नोटिक एजेंट की तरह यूज होता है। क्लोरीटोन जो कि हिप्नोटिक एजेंट की तरह यूज होता है, सोपोरिफिक इन नेचर होता है। सोपोरिफिक इन नेचर का मतलब कॉजिंग टू स्लीप, नींद लाने की जो दवा होती है उसमें क्लोरीटोन प्रेजेंट होता है स्लीपिंग ड्रग्स के अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन है परकिंस कंडेंसेशन। तो परकिंस कंडेंसेशन का पूरा डिटेल मैंने आपको कंडेंसेशन रिएक्शन में बताया था। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को एलिफैटिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ, जिसके अल्फा कार्बन पे कम से कम 2 हाइड्रोजन है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो उससे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड यानी कि सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फिर सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन रिंग, सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन रिंग में हैलोजिनेशन रिएक्शन है। अब इसमें हैलोजिनेशन में यहाँ पे स्पेशल बात बोल रहे हैं कि हैलोजिनेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड इज डिफिकल्ट बिकॉज हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and they oxidize benzaldehyde to benzoic acid. Therefore, halogen derivative of benzaldehyde is prepared indirectly. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप बेंजल्डिहाइड को क्लोरीन के साथ ट्रीट करोगे तो क्लोरीन जो है क्या करेगा, बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके वो जो है पहले बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा, फिर बेंजोइल क्लोराइड हाइड्रोलाइज हो करके बेंजोइक एसिड बना देगा।
तो इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे ये रिंग के ऊपर अगर क्लोरीन लाना चाहते हो तो रिंग के ऊपर क्लोरीन लाने के लिए आपको इनडायरेक्ट मेथड को यूज करना पड़ेगा। पहले ये बनेगा, इसके बाद फिर आप क्लोरीनेशन कराओगे तो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मेटा पोजीशन पे क्लोरीन है। नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन अगर आप कराओगे इसका तो बेंजल्डिहाइड जो है ये एल्डिहाइडिक ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मेटा पोजीशन पे NO2 आ जाएगा। ऐसे सल्फोनेशन कराओगे तो मेटा पोजीशन पे SO3H आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ बेटा, ये पूरा जो डिटेल अभी मैंने डिस्कस किया है, ये पूरा फ्लो आपको पसंद आया क्या? ऐसे रिवीजन किया जाता है जैसे अभी मैंने बताया है? तो अब हम लोग आ जाते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे, जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड के एनालिटिकल टेस्ट डिस्कस होने वाले। तो आप लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो आप यहां पर लिखो ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ carbon hydrogen bond, due to breaking of carbon hydrogen bond during oxidation, due to breaking of carbon hydrogen bond during oxidation, due to breaking of carbon hydrogen bond during oxidation, aldehyde can be oxidized. Aldehyde can be oxidized easily. Aldehyde can be oxidized easily even with mild oxidizing agent. Even with mild oxidizing agent. देखो, however ketone is resistant to oxidation. However, ketone is resistant to oxidation. However, ketone is resistant to oxidation. आगे लिखो, they undergo oxidation. They undergo oxidation with a strong oxidizing agent. They undergo oxidation with a strong oxidizing agent under vigorous condition on prolonged treatment. They undergo oxidation with a strong oxidizing agent. They undergo oxidation with a strong oxidizing agent under vigorous condition on prolonged treatment. ठीक है, तो बोल रहा है कि एल्डिहाइड तो बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, लेकिन कीटोन ऑक्सीडेशन को लेकर के रेजिस्टेंस दिखाता है, बिकॉज कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग इन्वॉल्व। अब मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब कभी ऑक्सीडेशन में कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग इन्वॉल्व हो
तो ऑक्सीडेशन को लेकर के हमेशा रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो इसलिए कीटोन जो है वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो कीटोन को अगर हमें ऑक्सीडाइज करना है तो हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हाई टेम्परेचर पे हम उसको ट्रीट करेंगे और बहुत ज्यादा टाइम तक हम उसको हीट करेंगे, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट करते हैं, तब जाकर के कीटोन ब्रेक होता है। लेकिन जब कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन के ऑक्सीडेशन में एक रूल फॉलो होता है जिसको हम पॉप्स रूल बोलते हैं। तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन the oxidized product, in order to determine the oxidized product produced, in order to determine the oxidized product produced by the oxidation of ketone, by the oxidation of ketone, by the oxidation of ketone, Popov's rule, Popov's rule is taken into consideration. Popov's rule is taken into consideration. Popov's rule is taken into consideration. अब जरा देखो ये Popov's rule क्या है। जैसे मान लो हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल कीटोन, हमने एक अनसिमेट्रिकल कीटोन को कंसीडर किया, इसको हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट करते हैं, प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट करते हैं। अब देखो क्या होगा, बोल रहा है कि जब हम इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट करते हैं तो हमेशा जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये पता करने के लिए आप यहाँ पे बोल सकते हैं ये कार्बन 14, ये कार्बोनिल कार्बन 14 है। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट में ये कहाँ पे मिल रहा है, तो ये पता चलता है कि ये कार्बन 14 जो है वो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ प्रेजेंट है, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ प्रेजेंट। जो बिगर एल्काइल ग्रुप है वो भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। इसका ये वाला जो कार्बन आप देख रहे हैं CH2 वाला कार्बन, ये C+H में कन्वर्ट, तो मतलब एक तरीके से ये बॉन्ड यहां से, इसी को पोपॉफ्स रूल बोलते हैं। हमेशा जो कार्बोनिल कार्बन है प्रोडक्ट में वो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ प्रेजेंट होगा जब अनसिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन। सिमेट्रिकल कीटोन में तो ऐसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन अनसिमेट्रिकल कीटोन के केस में इस रूल को हमेशा कंसीडर करते। तो ये पोपॉफ्स रूल समझ में आ गया बेटा? पोपॉफ्स रूल क्लियर हुआ? अब आप लिखो एनालिटिकल टेस्ट, एनालिटिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, एनालिटिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश aldehyde and ketone, analytical test to distinguish aldehyde and ketone, analytical test to distinguish aldehyde and ketone, दोनों की प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए तो हम यूज करते हैं 2,4-DNP टेस्ट।
उससे हमें ये पता चल जाता है कार्बोनिल ग्रुप है। अब वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है या कीटोन है ये नहीं पता चलेगा, सिर्फ इतना कंफर्म होगा कि वहां पे कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। अब कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप जो आपके सामने है वो एक एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, उसके लिए हम कुछ एनालिटिकल टेस्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला टेस्ट मैं आपको बता रहा हूं, टॉलेंस टेस्ट। ये बहुत ही कॉमन एनालिटिकल टेस्ट है जो अक्सर पूछे जाते हैं। अक्सर कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में आप देखोगे इन टेस्ट का इन्वॉल्वमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, केमिस्ट्री वाइवा में भी आपसे इन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टॉलेंस टेस्ट क्या है, नोट करो, लिखो व्हेन अ कार्बोनिल कंपाउंड, या इसको ऐसे लिखो, when an organic compound when an organic compound containing aldehydic functional group is treated with tolerance reagent then the formation of a gray colored precipitate also called silver mirror is produced. अब बात आती है ये टॉलेंस रिएजेंट क्या है। ठीक है, तो आप नोट कर लो, लिखो इन लैबोरेटरी टॉलेंस रिएजेंट is produced by treating silver nitrate with ammonium hydroxide from where first a white precipitate of Ag2O is produced. From where first a white precipitate of Ag2O is produced. Which redissolves in excess of ammonium hydroxide. तो देखो सबसे पहले तो ये रिएक्शन होती है, सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, तो यहां से बनता है Ag2O प्रेसिपिटेट, ये व्हाइट पीपीटी होता है, इसके साथ अमोनियम नाइट्रेट बन गया और साथ में प्रोड्यूस हो गया H2O। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 2 अमोनियम आयन है और 2 नाइट्रेट आयन, तो इससे अमोनियम नाइट्रेट बन गया, 2 सिल्वर आयन है यहाँ पे और इधर आप देखो 2 OH नेगेटिव है, तो एक ऑक्सीजन सिल्वर आयन के साथ आ गया और H2O बन गया।
तो ये प्रेसिपिटेट बनता है, लेकिन ये प्रेसिपिटेट एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में रीडिसॉल्व हो जाता है एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के थ्रू, जिसको हम टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के थ्रू ये प्रेसिपिटेट रीडिसॉल्व हो जाता है। ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, इसी को टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स ही टॉलेंस रिएजेंट बोला। लोग जो है टॉलेंस रिएजेंट Ag2O को समझ लेते हैं, बट Ag2O टॉलेंस रिएजेंट नहीं है। टॉलेंस रिएजेंट बेसिकली a complex AgNH2 twice OH. This complex is called टॉलेंस रिएजेंट। अब देखो, जब इस कॉम्प्लेक्स को हीट करते हैं, ठीक है, जब इस कॉम्प्लेक्स को हीट करते हैं तो हीट करने पे ये Ag2O का फॉर्मेशन करते हैं। हीट करने पे ये Ag2O का फॉर्मेशन करते हैं प्लस अमोनिया प्लस H2O। इस कॉम्प्लेक्स को जब हम हीट करते हैं तो Ag2O बनता है। अब ये Ag2O क्या करता है, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड, तो उस एल्डिहाइड को, क्योंकि एल्डिहाइड बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, अर्थो सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ग्रे कलर्ड प्रेसिपिटेट। ये है टॉलरेंसेस का डिटेल। ये टॉलरेंसेस का डिटेल। अब आप लिखो वो कौन कौन से कंपाउंड हैं जो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ एल्डिहाइड ही पॉजिटिव टेस्ट देता है, तो लिख लो कंपाउंड which give positive test, compound which give positive test with tolerance reagent, compound which give positive test with tolerance reagent are compound which give positive test with tolerance reagent are compound which give positive test with tolerance reagent are number 1 aldehyde, number 2 formic acid। ये जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उनमें सबसे इजीली ऑक्सीडाइज होने वाला एसिड है। वजह यहाँ भी वही है कि जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो CH बॉन्ड ब्रेक होता है। फॉर्मिक एसिड, क्लोरोफॉर्म भी बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है पॉजिटिव। क्लोरोफॉर्म, टर्मिनल एल्काइन, आपने देखा है कि ये सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन करता है टर्मिनल एल्काइन, ग्रे कलर्ड प्रेसिपिटेट बनाता है टॉलरेंस रिएजेंट के साथ। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है बेंजोइन कंडेंसेशन के बाद। तो जो बेंजोइन बनता है ना, ठीक है, बेंजोइन जो फॉर्म होता है वो उसके अंदर बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, इसके अलावा
एक और फंक्शनल ग्रुप है जो यहाँ पे पॉजिटिव केस देता है, वो है हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन RNHOH, ये भी पॉजिटिव टेस्ट देता है विद टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट इसको ऑक्सीडाइज करके नाइट्रोसो ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है और खुद रिड्यूस होकर के सिल्वर में कन्वर्ट होता है। तो कुल मिलाकर के ये 6 फंक्शनल ग्रुप्स हैं या 6 डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हैं जो टॉलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। एल्डिहाइड में कोई भी एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ फॉर्मिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मतलब हेलोफॉर्म, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो टर्मिनल एल्काइल, इधर ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और उसके बाद हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब आप लिखो सेकेंड एनालिटिकल टेस्ट दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए, लिखो फेहलिंग टेस्ट। फेहलिंग टेस्ट, फेहलिंग टेस्ट। फेहलिंग टेस्ट, लिखो in laboratory Fehling solution is prepared. In laboratory Fehling solution is prepared. In laboratory Fehling solution is prepared by mixing equal volume, by mixing equal volume of Fehling solution A, Fehling solution A and Fehling solution B, by mixing equal volume of Fehling solution A and Fehling solution B. आगे लिखो Fehling solution A, Fehling solution A, Fehling solution A contains, Fehling solution A contains copper sulfate or some other salt of cupric iron. Copper sulfate or some other salt of cupric iron. Copper sulfate or some other salt of cupric iron. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं है कि किसी भी जो मतलब उस पे रैंडमली जो है हमने एक पे सोल्यूशन ए और एक पे सोल्यूशन बी बोल दिया। सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी जो है ये स्टैंडर्ड है और इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। देखो Fehling solution B contains, Fehling solution B contains alkaline solution of sodium potassium tartrate, alkaline solution of sodium potassium tartrate, also called Rochelle salt, Rochelle salt, ROCHELLE, also called Rochelle salt। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जब Fehling solution A और Fehling solution B को मिक्स करते हैं इक्वल वॉल्यूम, तो क्या होता है, Fehling solution A में है कॉपर सल्फेट और सोल्यूशन B जो है वो एल्कलाइन सोल्यूशन है। मान लो उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने कंसीडर किया है,
तो क्या होगा, सबसे पहले क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बन जाता है, CuOH ट्वाइस प्लस सोडियम सल्फेट बनता है, CuOH ट्वाइस प्लस सोडियम सल्फेट बनता है। अब ये रिएक्ट कर रहा है रॉचेल सॉल्ट के साथ, इसको रॉचेल सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है और रॉचेल सॉल्ट है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। आप अगर याद करो, टार्टेरिक एसिड इस कंपाउंड को बोलते हैं, ये कंपाउंड टार्टेरिक एसिड है। अब यहाँ पे सोडियम पोटेशियम टार्टरेट बोला तो एक एसिडिक हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हटा के वहां पे सोडियम आ गया और दूसरा एसिडिक हाइड्रोजन हटा के वहां पे पोटेशियम। ये सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है, इसी को रॉचेल सॉल्ट बोलते हैं। इस तरीके से रिएक्शन होती है। ये डार्क ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स होता है, डार्क ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, इसी को बोलते हैं फेहलिंग्स रिएजेंट। फेहलिंग्स रिएजेंट, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये डार्क ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स होता है, इसको फेहलिंग्स रिएजेंट। और जब इसको हीट करते हैं तो हीट करने पे ये क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, हीट करने पे ये क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, अगर किसी कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और ऑक्सीडाइज करके उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और खुद रिड्यूस होकर के क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि रेड पीपीटी होता है, रेड प्रेसिपिटेट। यानी कि सॉल्यूशन का कलर बदलेगा ब्लू कलर से रेड कलर, ब्लू कलर से रेड कलर, ये रेड पीपीटी फॉर्म होगा। तो इससे इस टेस्ट को कंफर्म किया जाता है। तो अब बात आती है कि वो कौन कौन से कंपाउंड हैं जो फेहलिंग्स टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। लिख लो, लिखो, compound which gives positive test with Fehling's reagent are compound which gives positive test with Fehling's reagent are, पहला ही इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। नंबर 1, एलिफैटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक एल्डिहाइड, ध्यान देना ये स्पेशली लिखा हुआ है क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं पार्टिसिपेट करता। मतलब एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो आप फेहलिंग्स टेस्ट को यूज करोगे।
एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो आप फेलिंग्स टेस्ट को यूज करोगे, क्योंकि एसिटल्डिहाइड तो पॉजिटिव टेस्ट देगा बट बेंजल्डिहाइड नेगेटिव टेस्ट देगा। ठीक है, एलिफैटिक एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड नेगेटिव टेस्ट देता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड हैज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद फेलिंग्स रिएजेंट। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड, then formic acid, ठीक है, then क्लोरोफॉर्म, इसके बाद फिर टर्मिनल एल्काइन, ठीक है, टर्मिनल एल्काइन। इसके बाद आ जाता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो ये वो इनफैक्ट आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो, हाइड्रोक्सिलामाइन। अच्छा, एक बात और बता दो बेटा, ये जो टॉलेंस रिएजेंट के साथ जो हाइड्रोक्सिलामाइन की रिएक्शन थी, जिसमें हाइड्रोक्सिलामाइन नाइट्रोसो फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होता है, उस रिएक्शन को मिलिकन्स बेकर टेस्ट बोलते हैं। वो टॉलेंस टेस्ट नहीं बोला जाता है, बल्कि उसको मिलिकन्स बेकर टेस्ट बोला जाता है, मिलिकन्स बेकर टेस्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड यहाँ पे नेगेटिव टेस्ट देता है। तो फेलिंग्स टेस्ट का जो मेन एप्लीकेशन है वो है एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करना। तो ये तो बात हो गई फेलिंग्स टेस्ट की। अब आप नोट करो अगला एनालिटिकल टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट। देखो, इन laboratory Benedict's reagent is prepared. In laboratory, Benedict's reagent is prepared by mixing Benedict solution A with Benedict solution B. Benedict solution A with Benedict solution B in equal volume. Benedict solution A and Benedict solution B in equal volume. आगे लिखो, Benedict solution A contains alkaline solution of sodium citrate. Benedict solution A contains alkaline solution of sodium citrate. Alkaline solution of sodium citrate. Whereas Benedict solution B contains aqueous solution of cupric salt. Aqueous solution of cupric salt like copper sulfate. Aqueous solution of cupric salt like copper sulfate. तो अब क्या होगा, यहाँ भी जब आप दोनों को मिक्स करोगे तो पहले तो ये क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा,
ठीक है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब फिर इस क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड को ट्रीट करते हैं सोडियम सिट्रेट के साथ, सोडियम सिट्रेट के साथ इसको ट्रीट करते हैं। सोडियम ये सिट्रिक एसिड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक या टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। पहले मैं सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ही बना रहा हूँ। ये सिट्रिक एसिड है बेटा, बट हम यहाँ पे सिट्रिक एसिड नहीं सोडियम सिट्रेट की बात करें तो सोडियम सिट्रेट का मतलब ये तीनों हाइड्रोजन हट जाएंगे और उनकी जगह पे यहाँ सोडियम आ जाएगा, तो ये सोडियम सिट्रेट का स्ट्रक्चर होगा। अब हम इसको हीट कर रहे हैं, मतलब इनको आपस में रिएक्ट करा रहे हैं। स्लाइटली हीट किया तो क्या हुआ, H और OH रिमूव हो गया, और H और OH रिमूव होकर के बेनेडिक्ट रिएजेंट फॉर्म होता है। बेनेडिक्ट रिएजेंट, ये बेनेडिक्ट रिएजेंट है। ये भी डार्क ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स होता है, बेनेडिक्ट रिएजेंट डार्क ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स होता है। और हीट करने पे ये भी क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है और सिमिलर टेस्ट ऑब्जर्व, हीट करने पे ये भी क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और आगे सिमिलर टेस्ट ऑब्जर्व होता है। तो आप इस बात को नोट कर लेना, लिख लो ऑल कंपाउंड्स व्हिच गिव पॉजिटिव टेस्ट, all compounds which give positive test, all compounds which give positive test with Falling's reagent, with Falling's reagent also give similar test, also give similar test, also give similar test with Benedict's reagent। वैसे एनसीईआरटी में बेनेडिक्ट रिएजेंट बेनेडिक्ट टेस्ट के बारे में नहीं गिवन है, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक एनालिटिकल टेस्ट और हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं जो कि एल्डिहाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ये जो एनालिटिकल टेस्ट यूज किया जा रहा है इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब अगर किसी कंपाउंड के अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते ये सर्टेनिटी के साथ एल्डिहाइड का टेस्ट। ठीक है, आप देख रहे हैं कुल मिला के 6 डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हैं जो यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट दे रहे हैं। तो अब मैं एक स्पेसिफिक टेस्ट की बात कर रहा हूँ जो एल्डिहाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, तो इसको बोलते हैं शिफ्ट टेस्ट, SCHIFF, SCHIFF टेस्ट। इसका डिटेल लिखो बेटा। लिखो Schiff's reagent, Schiff's reagent, Schiff's reagent is a bulky nucleophile. Schiff's reagent is a bulky nucleophile, and therefore it cannot attack
and therefore it cannot attack the ketonic functional group, and therefore it cannot attack the ketonic functional group. However, it can easily attack. However, it can easily attack on aldehydic functional group. On aldehydic functional group. अब देखो बात आती है, ये तो बात हो गई टेक्निकलिटी की कि क्यों सिर्फ रिएजेंट जो है वो सिर्फ टेस्ट देता है सिर्फ एल्डिहाइड के साथ और कीटोन के साथ क्यों नहीं देता। तो इसका जवाब ये है कि जो सिर्फ रिएजेंट होता है वो एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल होता है, और अगर कीटोन को देखा जाए तो कीटोन में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप होते हैं, मतलब वहां पे ऑलरेडी हिंड्रेंस है। तो क्योंकि कार्बन ऑलरेडी हिंडर्ड है तो इसलिए एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन तक पहुंच नहीं पाता, तो इसलिए वो कीटोन पे अटैक करके जो टेस्ट ऑब्जर्व होता है एनालिटिकल टेस्ट उसको परफॉर्म नहीं कर पाता। बट एल्डिहाइड के साथ वो एनालिटिकल टेस्ट को परफॉर्म करता है। तो अब बात आती है सिर्फ रिएजेंट को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो लिखो सिर्फ रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड by treating aniline and hydrogen chloride with sulfur dioxide aniline and hydrogen chloride with sulfur dioxide, from where a colorless compound cis reagent is produced. बेटा मैं ये जो सिर्फ टेस्ट को डिस्कस करके आज की क्लास को कंप्लीट करूंगा, और 3-4 छोटी रिएक्शंस हैं जो और डिस्कस होनी है इसमें। तो उसके लिए मैं फिर से कल की तरह एक छोटा सा वीडियो जो है आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो आप उसको देख लेना, तो एल्डिहाइड कीटोन का डिस्कशन थॉरली कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अभी सिर्फ टेस्ट को बस समराइज करके आज की क्लास को कंप्लीट करूंगा। तो सिर्फ रिएजेंट कैसे बनता है, बोल रहे हैं कि सिर्फ रिएजेंट बनता है एनिलीन और हाइड्रोजन क्लोराइड को सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा करके, जहां से एक कलरलेस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम सिर्फ रिएजेंट बोलते हैं। ये जो कलरलेस कंपाउंड है, ये कलरलेस कंपाउंड को जब हम किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट कराते हैं जिसके अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, तब वहां पे प्रोड्यूस होता है मैजेंटा रेड कलर प्रोड्यूस होता है, और ये मैजेंटा रेड कलर का प्रोड्यूस होना इंडिकेट करता है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस। तो आप नोट कर लो, देखो when this colorless compound is treated with aldehydic functional group, when this colorless compound is treated with aldehydic functional group, then magenta red color is obtained. Which confirms the presence of aldehydic functional group. लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और है, आप इसको भी समझ लो। अगर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप इंट्रामॉलिक्यूलरली हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो ऐसा एल्डिहाइड नेगेटिव टेस्ट देता है सिर्फ रिएजेंट के साथ।
नोट में आप इस बात को लिख लो। देखो, इफ एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप इज इंट्रामॉलिक्यूलरली हाइड्रोजन बॉन्डेड, if aldehydic functional group is intramolecularly hydrogen bonded, if aldehydic functional group is intramolecularly hydrogen bonded, then it gives negative test, then it gives negative test with Schiff's reagent. बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये जो बता रहा हूं। then it gives negative test with Schiff's reagent. तो देखो, Schiff's reagent बनता कैसे है? एनिलीन लिया, HCl है और सल्फर डाइऑक्साइड को पास कर। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर याद करो या न याद करो, जो मैंने आपको बताया हुआ है, कलर क्या प्रोड्यूस होगा ये जरूर पता होगा। ठीक है, आज तक कभी स्ट्रक्चर पूछा गया नहीं है। ये SO2H है, ठीक है। तो ये कंपाउंड बनता है, इसी को सिर्फ रिएजेंट, ये कलरलेस कंपाउंड। जब इसको एल्डिहाइड से रिएक्ट कराते तो मैजेंटा रेड कलर प्रोड्यूस होता है, मैजेंटा रेड कलर प्रोड्यूस होता है। अब वो मैजेंटा रेड कलर इस कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। इसका स्ट्रक्चर आप देख लेना, जी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है, बाकी एग्जाम में स्ट्रक्चर के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं के बराबर है। SO2 CrOH, ये एल्डिहाइडिक पार्ट यहां आकर के जुड़ा है। एल्डिहाइडिक पार्ट जो है ये यहां आकर के जुड़ा है, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे अटैच हुआ NH, मैं बोलता जा रहा हूं SO2 CHROH, और यहां पे आकर के जुड़ा है NH SO2 CHROH। ये कंपाउंड अगर आप देखो ना, इसमें एक्सटेंडेड कंजुगेशन होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर कंजुगेटेड। इसके 13 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होते हैं, 13 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो जो मैजेंटा रेड कलर कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसके 13 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। तो ये है सिर्फ टेस्ट, बाकी 3-4 और रिएक्शंस है, 3-4 और इंफॉर्मेशन है। मैं उसके लिए आपको एक छोटा सा वीडियो जो है अभी शेयर कर दूंगा, उसको देख लेना।
तो एल्डिहाइड कीटोन का डिस्कशन फिनिश हो जाएगा और फिर उसके बाद कल की क्लास में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव को समराइज कर देंगे। कल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव को खत्म कर देंगे। छोटा सा टॉपिक है, टाइम नहीं लगेगा। ओके।